मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखेंगे। आग्रह भी करता हूं कि अच्छा लगता है तो लाइक करो ताकि मुझे पता लगे कि मेरा वीडियो आपको कितना अच्छा लगा है। दर्शकों, ज्योतिष देश काल परिस्थिति के आधार पर काम करता है। पहले हमारी कुछ परिस्थितियां अलग थी, आज हमारी कुछ परिस्थितियां अलग हैं। आज हमारे बच्चे लड़के हों या लड़कियां हों, कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। और जरूरी बात है कि आज अधिकतर विवाह से पहले लड़का और लड़की अपना जीवन साथी चुन भी लेते हैं और फिर समस्या बड़ी आती है अभिभावकों को जब गुण मिलान आदि करते हैं। क्यों? हर आदमी अपने भविष्य पर टिका है। जैसे कि हर ग्रह से, हर भाव से पांचवा भाव उसकी वृद्धि चाहता है। लगन से पांचवा भाव संतान का भाव है। हर आदमी चाहता है मेरी लड़की की, मेरे लड़के की अच्छी जगह शादी हो, आगे व्यवसाय भी अच्छा हो और संतान भी हो। पुरुष अपनी विरासत को आगे बढ़ाता है और कन्या जो है अपने चरित्र से, अपने विचार से दोनों कुलों की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाती है, अपने पैर पक्ष को भी, सुसाल पक्ष को भी। अब उसके लिए जरूरी हो जाता है कुंडली का अध्ययन करना, गुण मिलान करना। गुण मिलान तो एक सटीक प्रक्रिया है। गुण मिलान के साथ साथ ग्रह दोष नहीं देखा तो धोखा हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और फिर तलाक वाली बात आ जाएगी। तो वो तो बात छोड़ दीजिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर भी जो मैं बता पाऊंगा तो मैं बताऊंगा। बात करते हैं गुण मिलान में नाड़ी कूट का महत्व, नाड़ी और नाड़ी का महत्व और नाड़ी दोष क्या है। दर्शकों, आयुर्वेद में हमारी शरीर की रचना में हमारे 3 तत्वों से हमारा शरीर है। 3 चीज हैं हमारे शरीर में, वात है, पित्त है और कफ है। जब हमारे शरीर में इनकी अधिकता हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। उससे संबंधित कफ की हो जाएगी तो हमको अब समझ पता है, छाती में, गले में, इनमें सब में आ जाएगी। कहने वाली बात नहीं है। पहले जमाने में जब हमारे देश में एमबीबीएस नहीं होते थे तो हर इलाके में ही ऐसे नाड़िया वैद्य होते थे जो हाथ की कलाई को पकड़ करके आपको ये बता देते थे कि आपने कल क्या खाया है। वो वही नाड़ी है। तो 3 नाड़ी हैं, उनके 3 हमारे शरीर में गुण धर्म है। वात है, वात से संबंधित आदि नाड़ी है। पित्त है, पित्त से संबंधित मध्य नाड़ी है और अंत से संबंधित कफ नाड़ी है। अभी हमारे शास्त्रों में लिखा मिलता है कि नाड़ी दोष को देखना चाहिए, ध्यानपूर्वक देना चाहिए। कई चीजें लिखी हैं, बहुत चीजें लिखी हैं, किसी एक को पढ़कर नहीं। और ये क्लासिक बुकों में मिलता है जो 100-125 रुपए का पंचांग होता है तो उसमें अधूरी बातें रह जाती हैं। नाड़ी दोष किसी विशेष जाति के लिए नहीं है, ग्रहों को जाति में बांटा हुआ है। विप्र जो ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं, कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, इनके लिए प्रबल हो जाता है। और हमारे विद्वानों का मत है, और जिसकी ये राशियां हैं उसमें नाड़ी दोष आ जाता है तो बिल्कुल शादी मत कीजिए। वर्ण दोष की है राशियां, यानी जो क्षत्रिय वर्ण की राशियां हैं, मेष राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है, इनके लिए वर्ण दोष जो है प्रभावी माना जाता है। वैश्य वर्ण की जो राशियां हैं, वृषभ राशि है, कन्या राशि है, मकर राशि है, इनको वैश्य वर्ण बोला गया है। इनके लिए गण दोष प्रभावी होता है। और शुक्र वर्ण की राशियां मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, इनके लिए योनि दोष वर्ण माना गया है। लेकिन वो पहली बातें थी, आज कुछ समाज आगे बढ़ रहा है। तो पहली बात मैं आपको बात बताऊं, वर कन्या की एक ही राशि हो, नक्षत्र अलग होना चाहिए। ये बिल्कुल शास्त्रों में लिखा हुआ है। मैंने यहां भी लिखा है, वर कन्या की एक ही राशि हो तो नक्षत्र अलग होना चाहिए। शास्त्रों के वर्ड को समझिए और फिर देखिए, दोनों का नक्षत्र एक ही हो तो राशि अलग होनी चाहिए, दोनों का नक्षत्र एक ही हो तो राशि अलग होनी चाहिए।
अगर दोनों का नक्षत्र एक ही तो राशि अलग होनी चाहिए, मैं बिल्कुल समझाऊंगा आपको। और दोनों का नक्षत्र एक हो तो चरण अलग होना चाहिए। 3 पॉइंट शास्त्रों में लिखे हुए हैं, ये अच्छी तरह से लिखे हुए हैं। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि नाड़ी दोष से राशि का लेना देना कोई नहीं है, नक्षत्र से है। कैसे? मकर राशि के रचना कैसे बनती है? उत्तराषाढ़ा के 3 चरण हैं और श्रावण के 4 चरण हैं, धनिष्ठा के 2 चरण हैं। ये 9 चरण मकर राशि में आ जाते हैं। उत्तराषाढ़ा का 1 चरण धनु राशि में चला गया। अगर किसी बच्चे की धनु राशि है तो चरण 1 आएगा उत्तराषाढ़ा, मान लिया जाए, और उत्तराषाढ़ा दूसरा चरण आएगा मकर राशि में, तो बोला अगर राशि अलग हो, नक्षत्र एक हो। भाई बात तो चरण पाकर रुकी, बात तो ये आई दोनों का एक चरण हो, राशि से कोई लेना देना नहीं है। सीधी सी बात है। क्यों डिवाइडेशन ऐसा है समझने के लिए, आसानी के लिए। अब कुंभ राशि में जाओगे, मकर राशि में धनिष्ठा के 2 चरण हैं और कुंभ राशि में धनिष्ठा के 2 चरण हैं। धनिष्ठा चरण बट गया। तो यहां पर क्या है, वर कन्या की एक ही राशि हो तो नक्षत्र होना चाहिए। अगर एक ही राशि है, मान लिया मकर राशि है, तो या तो उत्तराषाढ़ हो या श्रवण हो, धनिष्ठा हो, अलग अलग हो। बात आ गई ना? बात आई नक्षत्र पर। दोनों का नक्षत्र एक ही हो तो राशि अलग हो। दोनों का नक्षत्र एक ही है, धनिष्ठा है, और ये धनिष्ठा है, ये कुंभ राशि आई, ये मकर राशि हुई, तो चरण तो अलग अलग हो गया, चरण अलग अलग हो गया। तो ये असली जो पॉइंट जो है, ये है दोनों का नक्षत्र एक हो तो चरण अलग होना चाहिए। राशि से समझने की इसलिए दिया गया है कि नक्षत्र हमारे बटे हुए हैं। बात वहीं आकर के रुकी है, दोनों का नक्षत्र एक हो तो चरण अलग होना चाहिए। नहीं, यहां पर भी बात मेरी नहीं रुकेगी, मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि कुछ नक्षत्र ऐसे हैं, ये लेखक की बुक है दर्शकों, इसके लेखक हैं सीएम श्रीवास्तव जी। विवाह और संतान योग की स्पेशल है, 2001 का एडिशन है। आज से मेरे पास ये पिछले 25 साल से है और इसके आधार पर मैंने बहुत विवाहों की मंजूरी दे दी और सब फलीभूत रहे, बच्चे भी हो रहे। ध्यान देने वाली बात, हरेक आपको ये कोई नहीं बताता गुण ज्ञान क्लासिक बुकों का कि ये नाड़ी वैद्य अपवाद, ये 8 नक्षत्र हैं, रोहिणी, आद्रा, मृगशिरा, विशाखा, पुष्य, श्रावण, रेवती, उत्तरपाधा। अगर बच्ची का, लड़की का, कन्या का, वर का, इनमें से एक ही नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र हो दोनों का, तो आपके नक्षत्र के चरण कोई भी होने दो, नाड़ी वैद्य दोष नहीं होगा। दोनों का नक्षत्र रोहिणी होने से नाड़ी दोष नहीं होगा। क्यों? ये मेरा वचन नहीं है, ये शास्त्रों का वचन है जो मैंने आपको बताया दर्शकों, इसको कोई नहीं बताता। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपके बच्चे के जिससे आप शादी करने जा रहे हो, दोनों का उत्पाद भरा नक्षत्र है, नाड़ी दोष नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा एक का रेवती हो उत्तरपादा, वो नहीं चलेगा। दोनों का एक ही नक्षत्र है, श्रावण नक्षत्र है, और दोनों की एक ही राशि आएगी, मकर राशि आएगी, और एक ही चरण होने दो, नाड़ी दोष नहीं लगेगा। दूसरा मेन पॉइंट जो कि हर ज्योतिष आचार्य को मालूम तो होगा, लेकिन इतना अपना जो गुरु ज्ञान है वो देते नहीं है, और मैं अपने पास रखता नहीं हूं, मेरी एक आदत है। शुक्र, बुध और गुरु अगर ये राशि के स्वामी हो, आप गुण मिला रहे हैं, अगर दोनों राशि के स्वामी शुक्र है, बुध है और गुरु है, तो भी नाड़ी दोष नहीं होगा। और मैंने बहुत युवा दंपति को सैंक्शन दे दिया, बहुत साल हो गए। ये 2001 से मेरे पास क्लासिक बुक्स है, स्पेशली विवाह और संतान नाड़ी दोष इन्हीं के लिए है, दे दिया। अब देखिए मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, ये वर की कुंडली है और ये कन्या की कुंडली है। दोनों का मैंने एनालिसिस किया। वन के ये 8 कुश होते हैं, वन का 1, वश के 2, तारा की 3, योनि 4, मैत्री 5, गण 6, भूत 7, नाड़ी 8। 36 में से 28 की प्राप्ति हुई, नाड़ी की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है। वन दोष क्या है, मैं थोड़ा सा बता के चलूं कि राशियों को वन में बांटा हुआ है। ब्राह्मण वन की राशि
क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण की राशि, उसमें से मिल जाता है तो एक मिल गया। वैश्य किसके वश में है? जैसे चतुष्पद है और कीट है, सर्प है और द्विपद है, जलचर है, उसको देखते हुए बांटा गया है वश कि वो भी जरूरी है, दो में से दो मिल गए। तारा, नक्षत्र की परस्पर दूरी, वो 3 पॉइंट होते हैं, इसमें से कितना मिलता है वो तारा की है। कन्या और पुरुष के नक्षत्र की आपस की दूरी, इसमें से जब हम डिवाइड करते हैं शेष 3, 5, 7 बचता है तो 0 आएगा, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आएगा इंपॉर्टेंट। योनि 4 में से 4 आनी चाहिए। योनि क्या है? शारीरिक गठन है, दाम्पत्य भोग विलास की प्रवृत्ति है और इसका संतान पर विशेष प्रभाव होता है। से एग्जाम्पल, अगर किसी की सर्प योनि हो और दूसरे लड़की हो लड़का हो, दोनों दूसरे की नेवला नोली हो, तो वो अपना दाम्पत्य जीवन निभा नहीं पाएंगे, और फिर निभा नहीं पाएंगे तो संतान को जन्म कैसे देंगे? वो एक दूसरे के विपरीत योनि हो जाएगी। और जब योनि में से मैं कहता हूं 2 पॉइंट जरूर होने चाहिए, 2 पॉइंट यहां पर कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए यहां पर। ये मैं बताता हूं क्यों होने चाहिए, मैंने आपको बता दिया, ताकि उनका प्रेम भाव हो। आगे आता है, ये है गृह मैत्री, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर गृह मैत्री नहीं तो एक घर में कैसे रहेंगे? अगर ये जब 5 में से आपके 5 मिल जाते हैं तो आगे मैं बात बताऊंगा इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। और भी आगे चलते हैं। गण दोष, गण 3 ही होते हैं, देवता, मनुष्य, राक्षस। आपकी प्रवृत्ति को बताता है कि आप किस प्रवृत्ति की हैं। राक्षस से राक्षस मिल जाए अच्छा मिलेगा, मनुष्य से मनुष्य मिल जाए, देवता से देवता मिल जाए, यानी दोनों की प्रवृत्ति को बताता है। आप आलू मटर पसंद करते हैं तो दूसरा भी आलू मटर पसंद करता है। आप शाकाहारी हैं तो दूसरा नॉन वेज है, यहां पर परेशानी आ जाती है। तो वो आपकी प्रवृत्ति को बताता है किस प्रवृत्ति है, देवता जैसे हैं आप या मनुष्य जैसे हैं, राक्षस जैसे हैं। इसको भी आप हम छोड़ देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, मान लिया जाए कोई जरूरत नहीं है। मैंने बहुत अनुभव में देखा है, क्यों ऐसे तो शादियां होंगी नहीं। आगे चलता है भकुट। भकुट राशि से दूरी बताता है। जैसे अगर कन्या की राशि और पुरुष की राशि 6, 8वें हो, परस्पर हो, दाम्पत्य कलह होगी, दाम्पत्य कलह होगी और सटाष्टक होगा तो मृत्यु भी हो जाएगी। ये बिल्कुल शास्त्रों के वचन है। और एक दूसरे से 9 पंचम हो, संतान की दिक्कत आएगी, और एक दूसरे से दूसरे 12वें हो, निर्धनता होगी। लेकिन इसका भी पर इतनी कोई जरूरत नहीं है। जब आपको ये मिल जाता है, गृह मैत्री 5 मिल जाता है और नाड़ी के 8 आपको मिल जाते हैं, कंसेशन पे कंसेशन नहीं मांगना भाई, कंसेशन पे कंसेशन नहीं मांगना। यहां पर कंसेशन है तो कंसेशन तो चाहिए, वो नहीं मांगना भाई। यानी यहां पर जो मैंने कंसेशन दिया वो नहीं चलेगा। नाड़ी के 8 आपके चाहिए, 5 यहां पर हो गए 13 और 2 हो गए 15, क्योंकि गृह मैत्री में वो पावर है। गृह मैत्री आपकी अच्छी है, राशि स्वामी एक हो, राशि स्वामी मित्र हो, तो गण का दोष, भकुट का दोष और ये जो वश आदि के दोष हैं, ये अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं। योनि का दोष भी खत्म हो जाता है अगर गृह मैत्री अच्छा हो तो गृह मैत्री सबसे शिरोमणि कूट है, तो गृह मैत्री चाहिए। उसके बाद चाहिए नाड़ी के 8 पॉइंट, और फिर ये योनि यहां 2 चाहिए। 13 गुण है, बाकी को छोड़ दो आपका। उसके साथ उससे ज्यादा जरूरी क्या है ये मैंने आपको बताया, परिहार मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे नाड़ी मैंने आपको समझा दिया। अब राशि को तो भूल ही जाइए, नक्षत्र का चाहिए। अब नक्षत्र भी आपका, जैसे यहां पर इस बालक का नक्षत्र स्वर्ण नक्षत्र 1 है, इसका भी स्वर्ण नक्षत्र 1 है, दोनों का एक ही नक्षत्र है, अनंत नाड़ी है। इस 8 नक्षत्रों को आपस में होंगे वर कन्या के तो नाड़ी दोष नहीं होगा, ये बुक्स बताती है, मैं नहीं बता रहा हूं। और 2001 का एडिशन मेरा ही है, आज 25 साल हो गए इसको बुक को मेरे पास रहते हुए। बहुत शादियां होगी, बच्चे भी हो गए उनके, और बच्चों की शादियां भी होगी, और कोई परेशानी नहीं आई। ये कोई बताता नहीं,
क्यों? वो बोलते ना गुरु विद्या एक पॉइंट रख ले, और मैं कोई छिपाता नहीं, तो ये नहीं लगता। और मैंने राशि के बारे में आपको बता दिया, तो राशि को तो बेकार खींचने वाली बात है, लिखा है शास्त्रों में ऐसा। वो इसलिए लिखा है अब ये धनु राशि है भाई, राशि एक हो तो अलग अलग नक्षत्र होना चाहिए, एक राशि में 2.25 नक्षत्र आ जाते हैं, और नक्षत्र एक हो तो राशि अलग हो। यहाँ पर उत्तराषाढ़ा भी है, यहाँ पर 3 चरण है, एक की धनु होगी, एक की मकर राशि होगी। लेकिन अगर यहाँ पर मकर राशि में स्वर्ण नक्षत्र आ गया, मकर राशि में तो धनिष्ठा भी उत्तराषाढ़ा भी है, इसके लिए ज्योतिष विद्वानों ने नहीं किया है। श्रवण नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र है, और उत्तर भाद्रा नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र है, मृगशिरा है, आद्रा है, रोहिणी है। अगर परस्पर बच्चों की ये नक्षत्र हैं, आप नाड़ी दोष को भूल जाइए, कोई नाड़ी दोष नहीं होगा, और शादी कीजिए। लेकिन ग्रह मैत्री मिलना चाहिए। उसके साथ साथ क्या मिलना चाहिए बताता हूं। मैंने इसको रिजेक्ट किया था नाड़ी दोष की वजह से नहीं। क्यों रिजेक्ट किया था? अमावस्या का योग है, सप्तमे से अस्त है, सूर्य सप्तम भाव को देख रहा है, और सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, और अष्टम राहु है, सीधी दृष्टि जाती है, परिवर्तित दोष है। अष्टम राहु जिसका हो गया, कन्या का या वृष का हो गया, आप शादी तो करानी चाहिए, होगी, लेकिन उसका पितृदोष निवारण कीजिए। अष्टम राहु सबसे बड़ा है दोष, अष्टम राहु 2 विवाह करा देता है। मैंने सीधा रिजेक्ट कर दिया इसको, नाड़ी से नहीं कि ग्रह से। और अमावस्या योग में अगर लड़का है या लड़की कोई भी हो, अगर लड़का है तो वो भारी होता है कन्या के लिए, कन्या है तो लड़के के लिए भारी होती है, दाम्पत्य जीवन नहीं चलता। इन दोनों को, लड़के को अर्क विवाह, कन्या को कुंभ विवाह करके फिर शादी करनी चाहिए, और बाकी भूल जाइए। और नाड़ी दोष का मैंने आपको बता दिया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या है नाड़ी, मैंने सब आपको बता दिया, कहां से उपज हुई, कैसा हुआ, क्या परिवार है, ये बिल्कुल ठीक लिखा है, 3 पॉइंट सब लिखा है। लेकिन उन सब तीनों का एक ही पॉइंट है, नक्षत्र अलग होना चाहिए। हमारे 27 नक्षत्रों को हमारे विद्वानों ने या जिसने भी ज्योतिष बनाया है, ऋग्वेद में 3 नाड़ियों में बांटा हुआ है। 3 ही नाड़ी है, आदि, मध्य और अंत। अब नाड़ी दोष में क्या है? नाड़ी दोष में ऐसा बोला गया है कि भाई हानि होती है। क्यों हानि होती है? एक दूसरे की हानि होती है। ये तो साथ बढ़ा हुआ है, मृत्यु हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, नाश हो जाता है, प्रगति नहीं होती। हाँ, असली पॉइंट जो मैंने शुरू किया था हमारे आयुर्वेद से, जब हमारे बच्चे अपना पति या पत्नी धर्म निभाते हैं, तो अगर नाड़ी दोष नहीं मिलाया जाता तो उसमें वात पित्त कफ जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और संतान पैदा करने में परेशानी आती है। यह है नाड़ी दोष का प्रभाव। अगर मिल भी गई संतान, लूली भी हो सकती है, लंगड़ी भी हो सकती है, अंधी भी हो सकती है, कानी भी हो सकती है, क्योंकि उसके हार्मोन्स, सीधा कहना यह उचित है कि बच्चों के हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, बच्चों के हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, और इसलिए नाड़ी दोष को ये बोला गया कि परिहार कर देने से अच्छा है। आदि नाड़ी अगर किसी की है तो पति के लिए अशुभ होती है, मध्य नाड़ी कन्या के लिए अशुभ होती है, और अंत नाड़ी दोनों के लिए अशुभ मानी गई है। तो इसलिए शास्त्रों ने ये कहा गया है, विद्वानों कोई भी बोलता है अब भाई ज्यादा झमेले में मत जाओ, नाड़ी दोष को परिहार ही कर दो, वो आपकी मर्जी है। शास्त्र इस तरह से बताता है कि जा सकती हैं शादियां, और हमने कराई है, और बच्चे भी हुए हैं, और सब ठीक हुए। लेकिन ये सारी चीजें होनी चाहिए उसी के बाद। मेरा जहां तक ख्याल है, आज मैंने नाड़ी दोष के लिए कोई ऐसा पॉइंट छोड़ा नहीं। आपको अगर अच्छा लगा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको कितना अच्छा लगा है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, जिन चैनल सब्सक्राइब, ताकि आने वाली भी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।